हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन मेडनेक्स बाय डॉक्टर एटू। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं यूनिट फर्स्ट करके, जिसमें एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, डोबिटामिन और एट्रोपिन 5 इसमें हमने इमरजेंसी ड्रग्स लिए थे और उनके बारे में डिटेल में देखा था। अब बात करें हम यूनिट सेकंड की, तो यहाँ पे अब हम 5-5 ड्रग करके नहीं पढ़ेंगे। हम एक एक ड्रग को सेपरेटली एक एक वीडियो में देखते हैं, तो ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए भी और वीडियो भी ज्यादा लेंथी नहीं होगा। तो आज जो लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग है जिसके बारे में बात करने वाले, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम NaHCO3 या फिर सोडा बाइकार्ब या फिर बाइकार्ब नाम से जानते हैं। बाइकार्ब का फॉर्मूला SCO3- होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एबीजी के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। एबीजी यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस, मतलब आर्टरीज जो होती है हमारी, उनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इससे हम देखते क्या है, तो इससे हम देखते हैं ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, ब्लड की जो पीएच है वो कितनी है, नॉर्मल है या नहीं, बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है। इन सब के अलावा भी और भी पैरामीटर्स है जो हम देखते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का पता हमें चलता है इससे, या फिर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता चलता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, और भी कई सारे पैरामीटर्स इसमें हम देख सकते हैं जो कि डिपेंड करते हैं एबीजी मशीन के ऊपर, मशीन किस तरह की है। हर मशीन के अंदर पीएच, PCO2, PO2, बाइकार्ब, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये तो कंपलसरी होते हैं, और जो पैरामीटर्स है वो मशीन टू मशीन वेरी करते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो बात करते हैं हम एबीजी के अंदर पीएच की। जो हमारा ब्लड होता है उसकी पीएच होती है 7.35 से लेकर 7.45 तक। अब बात करें पीसीओ2 की, पीसीओ2 जो होता है वो 35 से लेकर 45 तक होता है। अब इसको याद कैसे रखें, तो पीएच से याद रख सकते हो आप। 7.35 का जो लास्ट 35 है उसको ले लेंगे और 7.45 के लास्ट के 45 को ले लेंगे, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं पीसीओ2 का जो लेवल है वो 35 से 45 तक होता है। बात करें PO2 की, तो PO2 का जो लेवल है वो 80 से लेकर 100 तक होगा। और अब जो हमारा मेन टॉपिक है बाइकार्बोनेट के ऊपर, तो HCO3- की वैल्यू होती है 22 से लेकर 26 के बीच में। अब सैंपल कहां से लेंगे, तो सैंपल हम रेडियल आर्टरी या फिर ब्रेकियल आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो कि हमारी रिस्ट में थंब वाली साइड में होती है, ब्रेकियल आर्टरी हमारे एल्बो में मीडियल साइड में होती है। इसके अलावा जो हमारी फीमोरल आर्टरी, ये हमारे इंग्वाइनल एरिया के अंदर होती है, इंग्वाइनल रीजन के अंदर होती है। और अब बात करें सैंपल लेने की, तो जो हम सिरिंज यूज करते हैं वो हिपेरिनाइज्ड होनी चाहिए, मतलब सिरिंज के अंदर हम हिपेरिन लेके उसको हिपेरिनाइज कर दें, ताकि जो सैंपल है वो क्लोट नहीं हो, क्योंकि अगर क्लोट हो गया सैंपल तो एबीजी हम कर ही नहीं पाएंगे। कितना लेना है सैंपल, तो सैंपल हमें मिनिमम 1 ml तो लेना ही लेना है। 1 ml से कम सैंपल में एबीजी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम मिनिमम 1 ml सैंपल तो लेते ही हैं। अब हम बात करते हैं सोडा बाइकार्ब या बाइकार्बोनेट, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उसकी कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, जिसको हम शॉर्ट में SBC भी बोलते हैं। अब जो हमारा ब्लड है उसमें बफर सिस्टम होता है, जो कि ब्लड की पीएच को 7.35 से 7.45, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर किसी वजह से पीएच कम या ज्यादा होती है तो हमारा बफर सिस्टम जो होता है वो पीएच को नॉर्मल करता है। अगर बफर सिस्टम जो है वो पीएच को नॉर्मल करने में फेल हो जाए, बफर सिस्टम कब फेल होगा, जब पीएच जो है वो बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए, तो बफर सिस्टम भी फेल हो जाएगा, ये पीएच को नॉर्मल कर ही नहीं पाएगा। तो फिर इस कंडीशन में हमें मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा। जब हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, बफर सिस्टम, तो हमें अब मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा। और मेडिसिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा हीरो है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि SBC। अगर पीएच जो है पेशेंट की वो 7 से कम हो जाए, बिलो 7 हाइपर एसिडिक कंडीशन है, यहां पे हम SBC इंजेक्शन का यूज करेंगे। और ये SBC इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जैसे हम इंजेक्ट करेंगे तो बॉडी के अंदर जाके ये Na+ और HCO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये HCO3- जो है बाइकार्ब है, जो हमने एबीजी में देखा था कि 22 से लेकर 26 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, ये करेगा क्या ब्लड में जाके, वो देखते हैं। सोडा बाइकार्ब जब ब्लड वेसल के अंदर जाएगा तो ये Na+ और HCO3- में टूट जाएगा। अब हाइपर एसिडिक कंडीशन में जब H+ आयंस तैर रहे हैं ब्लड के अंदर, H+ आयंस ब्लड के अंदर तैर रहे हैं, इन H+ से ये बाइकार्ब जो है वो जुड़ जाएगा और H2CO3- का फॉर्मेशन होगा। अब H2CO3- जो कि कार्बोनिक एसिड है, ये एक टेम्परेरी प्रोडक्ट है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से टूट के H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O मतलब पानी, जो कि ब्लड के अंदर डाइल्यूट हो जाएगा, और CO2 जो है वो लंग्स के थ्रू सांस से बाहर निकल जाएगी।
अब जो हमारा मेन मोटिव है पढ़ने का वो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारी इमरजेंसी ड्रग है वो किस सिचुएशन में हमें देनी है और कब नहीं देनी है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कब हमें बाइकार्ब देना है। तो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो, वो कैसे? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो पेशेंट को, या सेप्सिस में हो पेशेंट, या पेशेंट को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया बहुत ज्यादा, या पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो। इन कंडीशन में पेशेंट की जो पीएच होती है वो 7 से भी कम हो जाती है। ब्लड की जो पीएच है वो 7 से भी कम हो जाएगी। या फिर रीनल फेलियर की कंडीशन हो, इसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हम देंगे। या फिर हाइपर कैलीमिया की कंडीशन। अब हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में सोडा बाइकार्ब फर्स्ट चॉइस नहीं है। यहां पे जो फर्स्ट चॉइस है हमारी वो होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, कार्डियक सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है और पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया से बचाती है। और बात करें अगली तो इंसुलिन देंगे। इनके बाद हम एसबीसी देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगली बात करें हम तो टीसीए ओवरडोज। टीसीए क्या होता है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मतलब वो दवाएं जो हम डिप्रेशन के टाइम पे पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, उनकी अगर ओवरडोज हो जाए, पेशेंट गलती से बहुत ज्यादा दवाइयों को इंटेक कर ले, इंटॉक्सिकेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम सोडा बाइकार्ब यूज करते हैं। अगली बात करें कार्डियक अरेस्ट, तो ये गलती जो सब करते हैं मेनली, हमें कभी भी सोडियम बाइकार्ब जो है वो कार्डियक अरेस्ट में ब्लाइंडली नहीं देना होता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया और धड़ाधड़ हम बाइकार्ब दिए जा रहे। तो यहां पे हुआ क्या, अगर हमने ब्लाइंडली बाइकार्ब पुश कर दिया पेशेंट को बहुत ज्यादा, तो हमने देखा था कि बाइकार्ब H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी और CO2 के अंदर। CO2 बढ़ने की वजह से पेशेंट को पैराडॉक्सिकल CNS एसिडोसिस हो जाएगा, या मैं बोलूं कि ब्रेन के अंदर CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो ही नहीं पाएगा। तो हमेशा हम एबीजी करने के बाद में ही डिसाइड करें कि हमें बाइकार्ब देना है या नहीं देना है। या फिर प्रोलॉन्ग सीपीआर, जिसमें सीपीआर करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। बाकी ब्लाइंडली इनिशियल सीपीआर में कभी नहीं देना है, ओनली सिलेक्टेड केसेस में एबीजी के बाद में या फिर प्रोलॉन्ग सीपीआर के बाद में। अब बात करते हैं कब हमें नहीं देना है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में, जो कि सीओपीडी के एक्यूट एक्सासर्बेशन में हो सकता है, या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में हो सकता है। यहां पे होता क्या है, ऑलरेडी CO2 बढ़ी हुई होती है पेशेंट के ब्लड में, ऑलरेडी CO2 बढ़ी हुई है, पेशेंट ड्राउजीनेस कंडीशन में होता है, और एसबीसी हमने दे दिया तो हमें पता है कि एसबीसी H2 और CO2 में कन्वर्ट होता है। ये तो पानी है, CO2 जो है वो पहले से बढ़ी हुई है, यहाँ पे और ज्यादा CO2 बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, CO2 नार्कोसिस, CO2 का ब्रेन के ऊपर जो नार्कोटिक इफेक्ट होता है उसको CO2 नार्कोसिस बोलते हैं, जहां पे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। या फिर पैराडॉक्सिकल CNS एसिडोसिस, इस कंडीशन में होगा क्या, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। या फिर बात करें हम दूसरी माइल्ड एसिडोसिस। माइल्ड एसिडोसिस में एसबीसी देने का ज्यादा तुक नहीं है। वो क्यों? क्योंकि बफर सिस्टम जो है हमारा बॉडी का, वो इसको नॉर्मलाइज कर देगा। और बात करें तीसरी हम, तो विदाउट एबीजी रिपोर्ट के अगर हम इसका यूज करते हैं तो क्या होगा, सोडियम जो है वो बढ़ सकता है, Na+ बढ़ेगा, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, या सोडियम बढ़ने की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसकी वजह से पोटेशियम कम हो सकता है, हाइपोकैलिमिया हो सकता है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज हो सकते हैं, या फिर मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा, तो इस तरह की कंडीशंस डेवलप हो सकती है, तो हमें बिना एबीजी की रिपोर्ट के नहीं देने। हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो एसबीसी का जो एम्पुल या वाइल होता है उसपे 8.4% लिखा होता है, 8.4%। अब 8.4% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 मिली इक्विवेलेंट पर ml, मतलब 1 ml के अंदर 1 मिली इक्विवेलेंट सोडा बाइकार्ब है, 1 ml के अंदर 1 मिली इक्विवेलेंट सोडा बाइकार्ब है। तो इमरजेंसी कंडीशन में हमें अगर बोलस देना है तो हम देंगे 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी आईवी स्लो। अगर पेशेंट 60 किलो का है तो उसके हिसाब से यहाँ पे 60 ml हमें आईवी बोलस देना होगा स्लो। और बात करें हम एबीजी के हिसाब से, तो एबीजी के हिसाब से हमें कितना देना है, एबीजी में जो बाइकार्ब है वो 12 आ रहा है, तो अब डोज क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है 0.5 इंटू पेशेंट का वेट, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 माइनस जो एबीजी में बाइकार्ब आ रहा है उससे। तो 22 यहाँ पे क्या है, 22 यहाँ पे जो हम नॉर्मल एबीजी में वैल्यू होती है इसकी 22 से 26 तक, वो 22 है यहाँ पे। उसमें से हम जो एबीजी में आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 0.5 इंटू वेट हमने 60 kg माना है पेशेंट का, 0.5 इंटू 60,
22 माइनस 12, तो 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ml आ गया। अब 300 ml कैसे देंगे, तो इसको हम आईवी इन्फ्यूजन में स्टार्ट कर देंगे। पेशेंट को 10 ml या 20 ml पर आवर के हिसाब से आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। अगर पेशेंट की पीएच जो है वो 7 से कम है, मतलब एसिडोसिस है, एबीजी में हमें दिख रहा है कि एसिडोसिस है, बट पेशेंट को सांस में दिक्कत है, पेशेंट जो है उसको सांस में दिक्कत हो रही, वो CO2 को प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जैसे सीओपीडी के अंदर होता है या फिर OSAS, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। इन दोनों कंडीशन में पेशेंट जो है वो प्रॉपरली CO2 को बाहर निकाल नहीं पाता है, तो होता क्या, CO2 बढ़ने लग जाती है ब्लड के अंदर। अब यहाँ पे पीएच 7 से कम आ रही है एबीजी के अंदर, तो हम अगर एसबीसी दे देंगे पेशेंट को तो होगा क्या, एसबीसी H2O और CO2 में कन्वर्ट होगा। ऑलरेडी CO2 बाहर नहीं निकाल पा रहा है और ये और CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, हाइपरकेपनिया, मतलब CO2 जो है ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और होगा क्या, पैराडॉक्सिकल CNS एसिडोसिस। ब्रेन के ऊपर CO2 बढ़ने का जो इफेक्ट आएगा उससे जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा हमारा, और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। या फिर जो DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसकी अर्ली स्टेज हो, यहां पे भी हम एसबीसी नहीं देंगे। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की अर्ली स्टेज में हम एसबीसी नहीं देंगे। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट क्या है, फर्स्ट CO2 का लेवल बढ़ेगा, वो हमने देखा है कैसे, एसबीसी जो है वो H2 और CO2 में कन्वर्ट होता है। दूसरा, सोडियम का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि सोडा बाइकार्ब जो है NaHCO3, एक्स्ट्रा सोडियम जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ने से होगा क्या, एक तो पेशेंट का बीपी बढ़ने लगेगा, दूसरा हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, ज्यादा सोडियम बढ़ने से हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होगी, और ये कंडीशन खराब होती है ब्रेन के लिए। इससे क्या होगा, ब्रेन जो है हाइपरनेट्रिया की कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन जो है श्रिंक हो जाएगा। अगली बात करें हाइपोकेलीमिया, हमें पता है कि एसबीसी से पोटेशियम कम होता है, तो ये पोटेशियम को कम करेगा, हाइपोकेलीमिया कर देगा। हाइपोकेलीमिया की वजह से क्या हो सकता है, एक तो एडिमा हो सकता है, दूसरा मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। अगली बात करें हम पल्मोनरी एडिमा, तो पल्मोनरी एडिमा क्यों होगा साहब, सोडियम का लेवल ब्लड में बढ़ने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड होगा और बीपी बढ़ेगा। फ्लूइड ओवरलोड और बीपी की वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे स्ट्रेन बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो कैपिलरीज है लंग्स में, वहां से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो लीकेज होके इकट्ठा होने लगेगा और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लंग्स में पानी भरना या फेफड़ों में पानी भरना। अगली बात है टिश्यू नेक्रोसिस, कैनुला यूज किया और कैनुला जो है वो आउट है, कैनुला आउट होने की वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रावाइजेशन, जो सोडा बाइकार्ब था वो ब्लड के अंदर जाने की जगह पे टिश्यूज में इकट्ठा होने लगेगा, और टिश्यूज में इकट्ठा होगा तो टिश्यूज को डैमेज करेगा और फाइनली कर क्या देगा, नेक्रोसिस, टिश्यूज को डैमेज करके नेक्रोसिस कर देगा। तो जो लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग्स है वो लाइफ सेविंग की जगह पे लाइफ टेकिंग भी हो सकती है, मतलब इंसान की जान भी जा सकती है। वो कैसे, गलत डोज या गलत रूट हमने यूज कर लिया, अगर पेशेंट को हमने IM लगाना था और हमने IV बोलस दे दिया और गलत डोज अगर डिलीवर हो गई तो पेशेंट की जान जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल KCL को हम अगर डायरेक्ट IV बोलस दे दें किसी पेशेंट को तो उसको विद इन सेकेंड्स कार्डियक अरेस्ट डेवलप होगा और पेशेंट वहीं मर जाएगा। अब बात करते हैं सोडा बाइकार्ब जो है वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, एक्सक्रीट कैसे होता है, तो बॉडी से बाहर या तो CO2 की फॉर्म में लंग्स से बाहर निकल जाता है, और दूसरा एक्स्ट्रा जो बाइकार्ब बचा हुआ है, एक्स्ट्रा जो बाइकार्ब है वो किडनी के थ्रू होता हुआ यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के लॉन्ग एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेडनेक्सा बाय डॉक्टर एटू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।